नमस्कार, मैं अरुणा चौधरी। समझेंगे आज होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी और डोमेस्टिक साइंस, डीएसएसपी डोमेस्टिक साइंस में स्केलेटन सिस्टम को, अस्थि या कंकाल तंत्र जिसे कहते हैं, जिस पर हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है, जिस ढांचे में हमारी पूरी संरचना समाई हुई है और जो हमारे शरीर को एक आधार प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं स्केलेटन। और स्केलेटन सिस्टम में तीन प्रणालियों में, तीन टाइप में इसको बांटकर हमें पढ़ना है। एक वो तंत्र जिसमें हम चेहरा और खोपड़ी ये पूरा हिस्सा पढ़ेंगे। दूसरे में हम जो हमारा बीच का हिस्सा होता है जिसे हम धड़ बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। और तीसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे अपनी हाथों और पैरों की संरचना को, कि किस तरीके से कौन सी बोन्स हमारे हाथों और पैरों को मजबूती प्रदान करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अब हम करते हैं स्टार्ट। समझते हैं कि जो कंकाल तंत्र है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण आपको बहुत अच्छे से समझना है। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जो जिसे हम कंकाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको जो नाम नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है यहाँ पर स्कल, जिसे हम खोपड़ी की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। रिब जो हमारी पसलियां होती हैं, ठीक है। ह्यूमरस जिसे कि हम कहेंगे कि हमारी एक हाथ की हड्डी होती है। अल्ना जो कि हाथ के अंदर वाली हड्डी होती है। रेडियस जो कि बाहर के अंगूठे वाली हड्डी होती है, ठीक है। यहाँ पर पेल्विस है, फीमर है जो कि हमारे जांघ की हड्डी होती है, सबसे लंबी, यही शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। टीबिया और फिबुला ये पैरों की हड्डी होती है। सिर्फ ये मोटे तौर पर है, इसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बारीकी से आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से डीपली समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक्स आपका हो गया है, अब समझते हैं आगे। हम समझेंगे पहले अस्थि या कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। पूछा जाता है कि अस्थियों की रचना, यानी कि अस्थियों को जैसे मजबूती कौन प्रदान करता है, या फिर अस्थियों का जो निर्माण होता है वो कौन कौन से उससे मिनरल से बनकर होता है। तो अस्थियों की जो रचना है उसमें अपना जो पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम तो क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और फास्फोरस का काम होता है हड्डी को कोमल बनाना, उसे जो है लचीला बनाना, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और कार्बोनेट से मिलकर हमारी संपूर्ण शरीर की हड्डियां बनी होती है। हमारे शरीर में जैसे चाहे हम नाखून कहें जो कि सबसे बाहरी दिखने वाली हड्डी होती है, चाहे हम जबड़ा कहें जो कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। तो पूरे शरीर का जो स्केलेटन है वो इन तीनों तत्वों से मिलकर बना है। शरीर के अधिकांश हड्डियां, विशेषकर टांगों और बाहों की हड्डियां अंदर से खोखली होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, हड्डियों में खोखलापन का क्या कारण है, उनमें खोखलेपन का क्या लाभ है। तो जैसे पक्षी होते हैं, पक्षियों की भी हड्डी खोखली होती है, तो वो किस तरीके से उनको मदद करती है। तो मदद करती है क्योंकि खोखला होने से हड्डी जो है हल्की हो जाती है, तो उससे शरीर भी हल्का होता है और उन्हें उड़ने में आसानी होती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर की भी जो हड्डियां होती है वो अंदर से खोखली होती है। एक कारण तो ये कि उनका हल्का मतलब वे इससे क्या होता है, वो हल्की हो जाती है और दृढ़ हो जाती है, ठीक है। एक कारण तो यह, दूसरा यह है कि उनमें खोखला होने से उनमें अंदर जाली नुमा संरचना होती है, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में ही हमारा, जिसे हम इंग्लिश में ब्रोन मैरो कहते हैं, ब्रोन मैरो में ही हमारा जो है ब्लड निर्मित होता है, ब्लड का निर्माण होता है। उसी में हमारे ब्लड रेड और जो है व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो हड्डी जो खून का निर्माण है, ब्लड का निर्माण है, हमारी हड्डियों में होता है, और इसीलिए हमारी हड्डियों में खोखलापन लाभदायक होता है तीन तरीके से, कि एक तो खून का निर्माण होता है, दूसरा एक कि वो हल्की हो जाती है, और तीसरा वो कि दृढ़ हो जाती है, उसे मजबूती प्रदान मतलब शरीर को मजबूती प्रदान करने में मदद करती है। बात करते हैं अस्थियों के दोनों ओर के जो किनारे होते हैं, दोनों ओर के किनारे आपके अस्थि को देखोगे तो जैसे ऊपर स्केलेटन को देख लेते हैं, ये देखो, ये क्या है कि इनके दो मतलब किसी भी अस्थि के आपको किनारे जो है थोड़े फैले हुए नजर आएंगे,
ठीक है। कुछ फैले से होते हैं, तो कुछ फैले से होते हैं जिससे जोड़ों पर भली भांति गति उत्पन्न हो जाती है। अगर वो नुकीले हो, अगर वो बिल्कुल सपाट हो या फिर वो बिल्कुल गोल ही हो, तो उससे क्या होगा कि जो मूवेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि अगर वो फैले हुए हैं तो जोड़ों को मतलब फैलने में क्या होता है, आसानी होती है और उससे क्या होता है, गति प्रदान होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अस्थियों के अंदर का जो खोखला भाग है, ठीक है। अस्थियों के अंदर का खोखला भाग एक गूदे से भरा रहता है, जिसे मज्जा कहते हैं। वो गूदा जो है, जो मैंने आपको जालीनुमा संरचना बताई है, हम उसको गूदा बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो जालीनुमा संरचना है उसे, या फिर गूदा है, हम उसे क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं, जिसे बोन मैरो भी आप कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका रक्त निर्माण में बड़ा योगदान है, क्योंकि मज्जा में लाल तथा श्वेत दोनों प्रकार के कण बनते हैं। अस्थि का बाहरी बाहरी भाग कठोर होता है, जिसे अस्थि छेद कहते हैं। जो उसका बाहरी भाग होता है वो थोड़ा कठोर होता है, जिसे अस्थि छेद कहते हैं। हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? अगर मजबूती के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हड्डियों का काम क्या होता है। मजबूती, शरीर को मजबूती प्रदान करना, शरीर को गतिशील बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग अलग चीज काम करती है। तो यहाँ पर हड्डियों को जो मिनरल्स मजबूत बनाते हैं, तो मजबूती देने वाले जो दो तत्व है वो है कैल्शियम और कार्बोनेट। इनसे तो शरीर को, हड्डियों को मजबूती मिलती है ना। इसीलिए बच्चों को मतलब बोला जाता है कि कैल्शियम वाली चीजें खाओ, क्योंकि बच्चों की हड्डियां बड़ी नाजुक होती है, कमजोर होती है, तो उनके शरीर को, उनके हड्डियां ताकि मजबूत हो जाए, तो उन्हें कैल्शियम वाली चीजें ज्यादा खिलाई जाती है, ज्यादा रिकमेंड की जाती है। हड्डियों का एक प्रोटीन होता है, जैसे कि गेहूं का भी प्रोटीन होता है, दूध का भी प्रोटीन होता है, ठीक उसी तरीके से हड्डियों का भी प्रोटीन होता है, जिसको हम बोलते हैं ओसिन। पूछा जाता है, जैसे मैचिंग के लिए आता है कि दूध का प्रोटीन लैक्टस, और जैसे कि पूछा जाए कि हड्डियों का प्रोटीन, तो ओसिन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे मूव करेंगे, उपास्थि क्या होती है। आपने देखा होगा ना कि किसी भी चीज को हम कवर अप करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी हड्डियों को ऊपर से जो हड्डी कवर करती है उसको हम उपास्थि बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। यानी कि हमारी हड्डियों को कवर देने वाली जो अस्थि होती है वो उपा अस्थि, ठीक, जो उसके ऊपर चढ़ी होती है तो उसको बोलते हैं। ये अक्सर किनारों पे पाई जाती है, कवर करने के लिए, देने के लिए, तो इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। उपास्थि थोड़ी सी नाजुक होती है, उसमें इतनी मजबूती नहीं होती। आपने देखा होगा कोई भी चीज हो, अंदर से जब किसी भी तत्व से वो मिलकर बनी होती है, अंदर उसमें अक्सर मजबूती पाई जाती है। चाहे आप अंडे को ले लो, चाहे आप किसी खाद्य पदार्थ को ले लो, नारियल वगैरह को छोड़कर, है ना। तो अंदर वाला पार्ट हमेशा मजबूत, चाहे सब्जी का हो, चाहे जो है फल में हो, तो अंदर वाले पार्ट में ज्यादा पौष्टिकता भी पाई जाती है और सारे मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारी हड्डियां बनी है, तो हमारी हड्डियों में भी ऊपर का जो परत होती है वो थोड़ी मृदु होती है, ठीक है ना। तो उपास्थि को मृदु अस्थि तथा अंग्रेजी में इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेज बोल रहे हैं। यह कॉन्ड्रिन नामक पदार्थ से बनता है। पूछ लिया जाता है कि जो कार्टिलेज है उसका निर्माण किस पदार्थ से होता है, तो कॉन्ड्रिन से होता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, याद भी रहेगा कार्टिलेज, कॉन्ड्रिन, ठीक है ना। तो कान, अब जैसे आपने देखा होगा कि जो उपास्थि है वो कहाँ पर मुख्यतः देखने को मिलती है। जैसे कान का हमारा बाहरी भाग है, हमारे जितना भी मतलब ये कान वाला हिस्सा ना, इसमें ये जो पूरी लचीली सी मतलब हमारे कान है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये पूरी उपास्थि के बने हैं, कार्टिलेज है ये अपने आप में। नाक को आप पकड़ के देखो, इसमें सिर्फ एक अंदर की तरफ एक हड्डी दिखाई देगी, वैसे तुम अपने नाक को दबा सकते हो, घुमा सकते हो, तो ये भी पूरा क्या है, उपास्थि है, ठीक है। तो नाक का अग्रभाग, श्वास नली के जो छल्ले हैं, श्वास नली आप अंदर से देखोगे तो श्वास नली में इस तरीके से जो है छल्ले बने होते हैं, इस तरीके से छल्ले होते हैं, तो वे भी क्या है, उपास्थि के बने होते हैं, क्योंकि वो बड़ी नाजुक सी, बड़ी क्या होती है, कोमल सी होती है, ठीक है। वो भी किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अस्थियों के संधि स्थलों के मध्य
उपास्थियों की गद्दियां लगी होती है। जितनी भी मतलब अस्थियां हैं, हम एक बार फिर से पिक्चर की तरफ चलेंगे। ये जो अस्थियां हैं, यहाँ पर भी जोड़ है, यहाँ पर भी जोड़ है, एक आपको जो है यहाँ पर भी जोड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी जोड़ है, यहाँ पर भी जोड़ है। ये जो यहाँ जहां जहां आपको जोड़ दिखेंगे वहां वहां जो है उपास्थियां जो है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने में मदद करती है। ये एक प्लास्टर की तरह काम करती है। जैसे हम दीवार नहीं बना रहे होते, दीवार बना रहे होते हैं तो जहाँ पर कोना आ जाता है या फिर जोड़ लगाना होता है तो उसमें प्लास्टर भरते हैं उसमें। तो ये ठीक उसी तरीके से जो है काम करते हैं। ईंट की मजबूती अलग होती है, प्लास्टर की अलग होती है ना। तो प्लास्टर तो अपने आप में कोमल ही होता है ना, ईंट तो ईंट के मुकाबले। तो ईंट आप थोड़ा हड्डी को समझ लीजिए और प्लास्टर जो है उपास्थि को समझ लीजिए, वो उसी तरीके से जो है काम करती है। ठीक है, अब समझते हैं अस्थियों के प्रकार। अस्थियों के प्रकार की बात करें तो कम से कम लगभग यहाँ पर 6 प्रकार की जो अलग अलग मतलब अस्थियां होती हैं हमारे शरीर में। एक होती है लंबी अस्थियां। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां हमारे शरीर में नहीं होती हैं। तो अगर हम बात करें, हमारे शरीर में लंबी अस्थियां भी होती है। लंबी अस्थियों में कहाँ कहाँ पर लंबी अस्थियां पाई जाती है? जैसे अगर हम बात करें अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों की, ठीक है ना। आपने देखो पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो ऐसी होती है ना, ऐसी। तो ये अपने आप में क्या है, एक लंबी संरचना दर्शाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे मतलब क्या, जो हाथ है और पैरों की उंगलियां है एवं पसलियां। पसलियों में इस तरीके की हड्डियां होती है, ये इस तरीके की। ठीक है, तो ये अपने आप में लंबी मतलब दर्शा रही है। तो लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। इसके 2 सिरे होते हैं, 2 सिरे भाई सबके मतलब हड्डियों के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जो है कुछ गोलाई लिए होता है, यह बाहर से कड़ी तथा भीतर से खोखली होती है। इसी में लाल रक्त कण जो है जन्म देने वाली अस्थि मज्जा होती है। खोखली होने के कारण यह अस्थियां अधिक बोझ उठा सकती है तथा हल्की होती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बात पहले समझा दिया है। तो लंबी जितनी जैसे वो लंबी होती है उतनी ज्यादा वो थोड़ा वजन उठाने में जो है मदद करती है। ठीक है, और अपने आप में वो हल्की तो हो ही जाती है क्योंकि वो अंदर से खोखली होती है। ठीक, तो ये बात समझ गए। अब लंबी अस्थियां आपने समझ लिया कहाँ कहाँ पर होती है। छोटी अस्थियां कहाँ कहाँ पर होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टखनों में और कलाई में कैसी अस्थि होती है? हमारी कलाई में, जो हमारी कलाई है जो हाथ से पहले मतलब आती है, ये जो है ये कलाई है। ठीक है, तो हमारी कलाई में और टखनों में कौन सी अस्थियां होती है? ये जो यहाँ का हिस्सा है और ये सॉरी पैर ढंग से नहीं बना, ये जो यहाँ का हिस्सा है ये, इनमें कौन सी अस्थियां होती हैं? तो कलाई में और टखनों में कौन सी छोटी अस्थियां होती हैं। क्लियर। अगर पूछा जाए चपटी अस्थियां यानी कि खोपड़ी में कैसी अस्थि होती है, चेहरे में कैसी होती है, पीठ में कैसी होती है? जो खोपड़ी होती है हमारी, खोपड़ी की जो संरचना हम मतलब देखते हैं तो वो इस तरीके से मतलब होती है। तो इसमें देखो हम गोल अस्थि नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि गोल लगा देंगे तो वो पूरा का पूरा कवर कर लेगी, उसका सब काम एक ही अस्थि से नहीं चल सकता। ठीक है, फिर हमें टुकड़ों में लगानी होगी, कुछ ऐसे लगेगी कुछ ऐसे लगेगी, तो ये अपने आप में कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है ना। ये गोल रहती ना ये लंबी रहती, ठीक है ना, ये छोटी हम इसको कह सकते। और चेहरा तो आप देखते हैं, चेहरे में तो गाल की यहाँ पर अलग जाती है, माथे की अलग जो है, ठीक है ना, इस तरीके से, और नाक की अलग होती है। तो ये क्या है, चपटी अस्थियों में आती है। और पीठ, पीठ की जो अस्थियां होती है, पीठ की भी अस्थियां कैसी होती है, चपटी होती है। टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां, हमारे शरीर में टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां भी पाई जाती है, जैसे कि रीढ़ में है। रीढ़ की जो अस्थियां होती हैं वो किस में आएगी? क्या वो लंबी अस्थियों में आएगी या फिर वो टेढ़ी मेढ़ी में आएगी? अब रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है तो इस तरीके से वो बनी होती है। ठीक, इस तरीके से बनी होती है तो वो अपने आप में जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है। और कनपटी की जो हड्डी है वो, कनपटी मतलब आप बना रहे हैं तो कनपटी यानी कि कान के ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है ना, तो उसमें मतलब कुछ इधर से जोड़ी जा रही है कुछ इधर से जोड़ी जा रही है, तो वहां पर भी जो है टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां आपको देखने को मिलेगी। जो जबड़ा है, जबड़ा यहाँ से स्टार्ट होके, पीछे से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक लाना है, ऐसे सामने उसको बिल्कुल सपाट दिखाना है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और तालू, तालू यानी कि जो जीभ के ऊपर की हड्डी होती है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां आपको देखने को मिलती है। ठीक, तो
अब बात करेंगे अस्थि तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार की अस्थियां पढ़ी हैं। तो 4 प्रकार की अस्थियों में लंबी अस्थियां आपने समझ ली, छोटी अस्थियां समझ ली कहाँ पर पाई जाती हैं, और चपटी अस्थियां समझ ली, और टेढ़ी मेढ़ी समझ ली। तो टेढ़ी मेढ़ी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि मैं पहले आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। और पूछा जाता है पीठ में, खासकर जो कंफ्यूजन करने वाला होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीठ में कैसी अस्थियां होती है ये आपको ध्यान रखना है, और तालू में कैसी होती है, जबड़े में कैसी होती है, रीढ़ कनपट्टी में ये कैसी अस्थियां पाई जाती है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अस्थि कंकाल की। अगर हम अस्थि कंकाल को देखें तो अस्थि कंकाल को हमें पूरे अस्थि कंकाल को 3 पार्ट में जो है बांट के पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक हमने स्टार्टिंग में पिक्चर देखी थी, तो जो पहला पार्ट है हम पढ़ेंगे ये अपनी खोपड़ी और चेहरे का, ठीक है, जिसमें हम चेहरे की और खोपड़ी की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे धड़ के बारे में। धड़ में कौन कौन सी अस्थियां मतलब यहाँ पर आएगी, रिब्स आएंगी, और पीछे बैक की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी हड्डियों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये नीचे वाले हिस्से की हड्डियां, यानी हाथों में, ओ सॉरी पैरों में, मतलब जो हड्डियां आती हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और पेल्विक वगैरह सब के बारे में हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 3 पार्टों में डिवाइड करके हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले पहले पार्ट को ही समझ लेते हैं। ये आपने देख लिया है कि हम संपूर्ण कंकाल को कैसे पढ़ने जा रहे हैं, स्कल और फेस एक पार्ट, और जो धड़ है या शरीर का मध्य भाग है उसके बारे में, और टांगों बाहों के बारे में हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खोपड़ी की। खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? अगर यहाँ पर देखें जो पूरी खोपड़ी की संरचना होती है तो वो टोटल, जिसमें हम चेहरा भी और कैनियम यानी कि मस्तिष्क कोष्ठ भी जो है काउंट कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। तो खोपड़ी में हमारी पाई जाती है 22 हड्डियां, ठीक है। लेकिन जब उसे बांटते हैं मस्तिष्क वाले भाग में कि मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है, तो उसमें पाई जाती है 8 हड्डियां। इनको हम अलग से पढ़ेंगे। और जो चेहरा है अपने आप में 14 हड्डियों से बना होता है, तो उसको हम अलग पढ़ेंगे। तो चेहरे में जो है 14 हड्डियों से मिलकर वो बना होता है, ठीक है। तो चेहरे में 14 और कैनियम यानी कि मस्तिष्क कोष्ठ में 8 होती है, तो टोटल हो जाती है कितनी? 22। तो खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती है, ठीक। अब हम एक बार खोपड़ी को देख लेते हैं। खोपड़ी में सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक यहाँ पर ये जो अस्थि है ये सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। पैराइटल जो ये अस्थि है जिसे हम पार्श्विका भी बोलते हैं, तो इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है सिर को और मस्तिष्क को आकार देना, ठीक है। मतलब हमारे सिर को ये आकार देगी और मस्तिष्क की जो है ये जो है सुरक्षा करेगी, उसको रक्षा प्रदान करेगी। इसका मुख्य काम ये होता है, ठीक। फिर दूसरा यहाँ पर एक हड्डी है टेम्पोरल। टेम्पोरल का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? टेम्पोरल अपने आप में एक इस ऊपर वाली हड्डी को सहारा देने वाली भी होती है, और दूसरा ये जो है सुनने का काम करती है और बैलेंस बनाने का काम करती है, ठीक है। जैसे बाहर से जैसे धमनी आती है, धमनी यहाँ से आके जो है कान से आके जो टकराती है, मतलब ड्रम, हम उसको दूसरी भाषा में ड्रम या फिर टेम्पलम बोलते हैं, जिससे आकर वो टकराती है और कंपन पैदा करती है। तो यहाँ से यहाँ पर धमनी जो है टकराती है, कंपन पैदा करती है, और ये वाली जो हड्डी होती है हमें सुनने में मदद करती है। पूछ लिया जाता है कि सुनने में कौन सी हड्डी जो है मदद करती है, कान वाली हड्डी या फिर टेम्पोरल हड्डी? तो टेम्पोरल हड्डी हमें जो है मदद करती है। फिर एक हड्डी होती है फ्रंटल। फ्रंटल हड्डी का क्या काम होता है? जिसे ललाट हड्डी भी बोलते हैं। ये आपको माथा दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम ललाट बोलते हैं। इसी पर हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो ये जो फ्रंटल हड्डी है, ललाट की हड्डी है, जो एक तरह से माथे को सहारा देती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो उठा हुआ सा पार्ट होता है हमारी आंखों के ऊपर का, ये एक उसको मतलब एक उसका माथे को सहारा देती, साथ ही साथ आंखों के जो सॉकेट होते हैं, आंखों के सॉकेट के ऊपरी हिस्से का ये निर्माण करती है। हमें मतलब जो आंखें है, मतलब आंखों की जो गहराई है और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है आईब्रो वाला, जैसे आईब्रो से थोड़ा मतलब ऊपर ही कहें, आईब्रो वाला ही कहेंगे उसको, तो वो उसका निर्माण ये करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ओसिसिपिटल की। ओसिसिपिटल का काम क्या होता है? ये खासकर बस सिर्फ यहाँ आपको आप देख पा रहे हो कि इसका मुख्य काम सिर्फ इतना है कि खोपड़ी को आधार प्रदान करती है।
ये आधार यहाँ पर जो है प्रदान कर रही है, ठीक है। और बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं स्फिनियोड की। स्फिनियोड क्या काम करती है? स्फिनियोड का एक मुख्य काम होता है, ये अपने आप में एक तो इसको हम शंख अस्थि भी बोलते हैं, दूसरा इसको ये तितली के या फिर चमगादड़ के आकार की होती है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और इससे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जो तितली के आकार की होती है फिर चमगादड़ के आकार की होती है, वो कौन सी अस्थि होती है? तो वो होती है स्फिनियोड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और बात करें इसकी लैक्रिमल की, जो लैक्रिमल का मतलब कौन सी अस्थि ऐसी है तो जो मतलब अश्रु प्रदान यानी कि आंसू प्रदान करने वाली होती है, तो वो लैक्रिमल होती है। और मैक्सिला तो क्या करती है कि हमारे जबड़े के ऊपरी हिस्से का निर्माण करती है, और जो मैंडिबल है वो जबड़े के नीचे वाले हिस्से को आधार प्रदान करती है, ठीक है ना। तो और इसमें एक और अस्थि है जिसे हम कह रहे हैं एथिमियोड। इसका क्या काम होता है? ये जो स्मेल वाली अस्थि है, यहाँ से मतलब स्मेल क्रिएट करने में जो मदद करती है वो एथिमियोड होती है, ठीक है। और ये नजल जो है, नजल ये नाक की हड्डी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे मूव करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है यहाँ पर जो है पैरेटियल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया है। अब थोड़ा मुख्य जो बीच बीच में मतलब मुख्य स्पेशली अस्थियां आई हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो प्रमुख अस्थियां जो है, जैसे कि ललाट अस्थि है, फ्रंटल जो बोन है, फ्रंटल जो सबसे आगे यहाँ पर थी, ये वाली, ये इसका काम क्या होता है वैसे तो हमने समझ लिया है, फिर भी एक बार सीधे से समझ लेते हैं। तो ललाटा अस्थि यानी कि माथे वाले सामने की यह एक अस्थि है। इसी से आंखों के गड्ढे तथा नाक की ऊपरी भाग बनते हैं, है ना। क्लियर आपको पहले ही हो गया, एक बार पढ़ने से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पार्श्व अस्थियां यानी कि जिसे हम कह रहे हैं पैराइटल, तो पैराइटल का जो मतलब अस्थियां होती है वो खोपड़ी के दोनों ओर दो अस्थियां हैं, ठीक है। दोनों ओर क्या होती है? दो अस्थियां हैं। इनसे मस्तिष्क कोष्ठ की जो है छटा भी बनती है, जो मैंने आपको बताया कि वो उसको कवर देती है, कवर अप करती है, ऊपर से ढकती है। यह कपाल के मध्य में जुड़ी होने के कारण मध्यिका अस्थि भी कहलाती है। ये बीच वाली मध्यिका अस्थि भी ये कहलाती है। तीसरा यहाँ पर पश्चदास्थि यानी कि ओसिसिपिटल बोन का क्या काम होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे की तरफ होती है, बिल्कुल नीचे, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था ये वाली पिक्चर में, ये बिल्कुल नीचे है। तो इसका काम ही आपको समझ में आ रहा होगा, देखने से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये पीछे से मतलब नीचे से आधार प्रदान करती है। पहली बात, यह खोपड़ी के पीछे तथा नीचे का भाग बनाने वाली एक अस्थि है। इसमें नीचे की ओर एक छेद होता है जिसका संबंध मस्तिष्क के मेरुरज्जु से होता है। यानी कि यहाँ से क्या होता है, खोपड़ी में यहाँ ये जो छेद होता है यहाँ पर, यहाँ से वो रीढ़ की हड्डी हमारी मेरुरज्जु जुड़ी होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है, जिससे पूरे वायर जो है हमारे मस्तिष्क में फैले होते हैं और जिससे नर्वस सिस्टम से पूरा कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब शंख अस्थियां जिसे हम टेम्पोरल बोन कह रहे थे, टेम्पोरल बोन जो कि दोनों कनपटियों के वाली अस्थियां, प्रत्येक शंख अस्थि में एक छिद्र होता है जिसके आगे की ओर एक गड्ढा सा है। इस गड्ढे में जबड़े का ऊपरी हिस्सा फिट होता है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से गड्ढे की ये बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक गड्ढा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है जबड़े वाली ये वाली अस्थियां यहाँ पर जो है फिट हो रही है, ठीक, इस वाले छेद में। तो टेम्पोरल में एक गड्ढा होता है जो जबड़े की हड्डी को जोड़ने में मदद करता है, अस्थि को जोड़ने में मदद करता है, जिससे कि उसमें ये अस्थि फिट हो जाती है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। इसको शंख अस्थि बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल को शंख अस्थि भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब है जूता का अस्थि यानी कि स्फिनियोड बोन, जिसको मैंने बताया आपको पहले ही कि ये जो पंख फैलाए होती है चमगादड़ की आकृति जैसी होती है, और ये ललाटा अस्थि से मिलकर खोपड़ी का धरातल तथा नेत्रों की गुहा बनाती है, और पीछे की ओर पश्चादा अस्थि से दाएं शंखास्थियों में जो है जुड़ती है, ठीक है ना। तो कुछ खास नहीं, मतलब इसकी जो आकृति है उसके बेस पर जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब बहुछिद्रास्थि यानी कि एथिमियोड बोन कौन सी होती है?
तो एथमियोड बोन यानी कि खोपड़ी के धरातल के सामने की ओर दोनों नेत्र गुहाओं के बीच स्थित एक अस्थि है। यह नासिका के ऊपरी दोनों सुरागों को बनाती है। इसमें छलनी की भांति बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और जिनमें से होकर सूंघने की तलिकाएं तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। यानी कि जो सूंघने में मदद करने वाली हड्डी है तो वो एथमियोड है। ठीक है ना। खोपड़ी की ये जो है अस्थियां परस्पर एक विशिष्ट प्रकार की आरी के समान दांतेदार संधियों से अत्यंत दृढ़ता एवं अचलता से जुड़ी रहती है। ठीक, तो ये समझा हमने आज अस्थियों के बारे में और पूरा स्केलेटन आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसी में हम मूव करते चलेंगे। हम खोपड़ी की अस्थियों को समझ रहे हैं, हम भी उसके बाद मुंह की अस्थि समझेंगे, धड़ की अस्थि समझेंगे और जो है पैरों और हाथों की अस्थि समझेंगे। इसी तरीके से पूरा स्केलेटन आपका तब जो है कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ लेना चाहेंगे आपसे विदा। इसको देखते रहिए, शेयर जरूर करें बाकी लोगों को भी जिसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक, और इंटरेस्टिंग जो इसमें आपको बात लगी वो जरूर बताना। बाकी कोई भी चूक हो, कोई भी कमी हो तो वो भी जरूर आप जो है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।